ओके, तो नंबर ऑफ शेयर सिंपल, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ अपॉन एक का कीमत कितना था, तो उसने 10,200 रुपये इन्वेस्ट करी है मार्केट में, मतलब 72 रुपये ले गई है, और 100 रुपये वाला शेयर खरीद रही है, तो उसको टोटल कितना शेयर मिलेगा? 102। बेटा 102 नंबर ऑफ शेयर है, तो इसके आगे कोई रुपीज़ का सिंबल बनाना नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। ये 102 नंबर ऑफ शेयर है, ठीक है, ना के रुपीज़ है। इतना 102 शेयर में से 60 शेयर वो बेचती है, और मार्केट वैल्यू कितनी होती है उस टाइम पर? 125 रुपया। तो हम यहाँ कर लिखेंगे 60 शेयर सेल एट मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 125 रुपीज। अब आप मेरे को बताओ टोटल कितना रुपये उसको मिल जाएगा, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 60 इंटू 125, जीरो ऐसे डाल दो, 125 का डबल 250, 250, 250, 250 3 बार 750, यानी 7,500 रुपये उसको मिलेगा। अब मेरे को बताओ रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा? सर 102 में 60 को उसने बेच दी तो बचेगा 42 शेयर, है ना। टोटल शेयर 102 मिला उसको, उसमें 60 उसने बेची है ये रुपीज से, तो बाकी बच रहे 42 शेयर। तो रिमेनिंग शेयर पर यहाँ पे लिख लो, रिमेनिंग शेयर 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 100 नहीं है 102, टोटल 102 था 60, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 42। बच्चे में 42 शेयर कितने का बेच रही है? रिमेनिंग शेयर व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज रुपीज 90, 90 रुपये से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 90। बच्चे में 42 शेयर के लिए मार्केट वैल्यू कितनी है? 90 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट यहाँ भी कितना मिलेगा बोलो? वही मल्टीप्लाई का चक्कर है, 90 इंटू कर दो 42, जीरो ऐसे डाल दो, 9 2 सा 18, 9 4 सा 36 प्लस 1 37, 3,780 रुपीज़, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कुछ? इतना उसको अमाउंट मिल गया, 42 शेयर बेच के ये मिला और ये शेयर बेच के इतना मिला, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड फॉर 102 शेयर, तो वो हो जाएगा 7,500 प्लस 3,780। इसको ऐड कर लो, 0 8 5 7 12 7 3 10 11 11,280 रुपये उसको मिलेगा। अब दलाली का चक्कर अब आएगा। अभी तो इतना रुपया इसको मिला, इतना रुपया लगाई थी, तो दिख रहा है ऑब्वियसली कि ये पैसा ज़्यादा है, आने वाला पैसा, लगाया हुआ पैसा कम है, तो इसको प्रॉफिट तो हो ही रहा है। लेकिन अभी हमको इसमें ब्रोकरेज और आगे जीएसटी कर दिया रहेगा, तो वो भी देखना रहेगा। अब सवाल आगे पढ़ते हैं हम लोग कि शी पेड 0.1% ब्रोकरेज फॉर ईच ट्रेडिंग, फाइंड वेदर शी मेड प्रॉफिट और लॉस एंड हाउ मच। तो जीएसटी का इसमें मसला नहीं, सिर्फ ब्रोकरेज है 0.1%। अब देखो मेरे को एक चीज़ बताओ मैं आपको, जब ये बंदी है ना, हाँ, जब ये 102 शेयर खरीदी थी, इन्वेस्ट कितना करी थी? तो मैंने आपको बताया था व्हेन परचेज दलाली जेड, तो इसका 0.1% निकाल लेंगे, इतने रुपीस का, नहीं समझा? इतने का निकाल लेंगे 0.1% और उसको इसमें ऐड कर देंगे 10,200 को, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा उसका। फिर हम 0.1% निकालेंगे इस अमाउंट का, क्योंकि बेचने के टाइम दलाली दे रही है, पहले दलाली भर रही है, बाद में दलाली दे रही है, तो दलाली इसमें माइनस हो जाएगी। तो टोटल अमाउंट आफ्टर ब्रोकरेज इसका भी अलग आएगा, इसका भी अलग आएगा। फिर उन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, प्रॉफिट लॉस डिसाइड करेंगे और माइनस करके बताएंगे कितने का हुआ, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक नया जुमला डाल रहा हूं, क्या आफ्टर ब्रोकरेज, या पहले अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज फॉर इन्वेस्टमेंट, या यहीं पे कर सकते हो। अगर आपके पास जगह खाली है ना, तो जहां हमने नंबर ऑफ शेयर निकाला है ना,
इसी के बाद सीधा हम निकाल सकते हैं ब्रोकरेज अमाउंट। अगर नहीं है तो कुछ घान मत करो, उसमें घुसा हुआ जबरदस्ती, अलग से लिखो। देखो चलो मेरे साथ, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0.1%। ठीक है, ये तो आपको ऐसे लिखने का है। शी इन्वेस्टेड ना, इतना रुपए इन्वेस्ट करी थी तो इतना शेयर उसको खरीदी थी, तो एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रोकरेज ऐड होने वाला है खरीदते वक्त, क्योंकि दलाली भी भरना पड़ेगा उसको। तो हम क्या लिखेंगे, एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, एट द टाइम ऑफ, बेटा तुम एट द टाइम ऑफ परचेजिंग भी लिख सकते हो, क्योंकि इतना शेयर वो परचेज कर रही, 102 शेयर। लेकिन सवाल में दिया हुआ है कि शी इन्वेस्टेड, तो मैं सीधा इन्वेस्ट डाल रहा हूं। एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रोकरेज अमाउंट कितना की बोलो, कैसे बोलेंगे सर, ढूंढना पड़ेगा, तो ढूंढ लो। देखो आपके पास दो तरीका है, ब्रोकरेज अमाउंट आप एक का भी निकाल सकते हो, 100 रुपए का 0.1%, तो 0.1 ही होगा वो। फिर उसको आप 1000 10,000 एक के लिए निकालोगे तो 0.1 ही होगा। फिर 102 शेयर निकालना तो 102 इंटू 0.1 करना पड़ेगा आपको, तो 10.2 हो जाएगा वो, क्योंकि 102 एक का 102 ही होता है, एक के बाद डेसिमल लग जाएगा। या सीधा मैं इस अमाउंट पे निकाल दूंगा 0.1%, तो सीधा 10.2 आ जाएगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, ब्रोकरेज अमाउंट एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो 0.1% यानी 0.1 अपॉन 100, और इन्वेस्टमेंट कितना था 10,200 का, 2020 उड़ा दो, 102 एक का 102, और एक के बाद डेसिमल, तो एक के बाद, तो इतना रुपीस दलाली उस बेचारे की जाएगी। तो अब उसका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10,200 का नहीं हो गया है, 10,200 का सामान खरीदने गई थी, दलाली भरने, उसका पैसा टोटल कितना चले गया, 10,210 रुपया 2 पैसा, 2 पैसा भी नहीं है, 2 मतलब 20 पैसा है, ये 2 का मतलब क्या होता है, 20 पैसा होता है। तो टोटल अमाउंट, अब यहाँ पे ग्रैंड टोटल अमाउंट में बनाने वाला हूं, तो यहाँ पे हुआ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इज इक्वल टू 10,200 प्लस 10.2, तो बन जाएगा 10,210.20 रुपीज। इतना रुपया उसने इन्वेस्ट कर दी। नहीं समझा, ये इसकी लेंथ पे मत जाना, मैं बहुत छोटा करके आपको लिखा रहा हूँ। डाइजेस्ट में तो बहुत बड़े बड़े आपने ऑलरेडी देखा है, ठीक है, मैं पीडीएफ भेज भी चुका हूँ, तो देख लेना, इससे कंपेयर कर लेना, बहुत इजी, और ये आपको सब स्टेप याद रहने वाले स्टेप है। अब मैं पैसा निकालूंगा कि कितना उसको मिला बेचने के बाद, तो सर इतना मिला था, ठीक है, लेकिन इसमें से दलाली माइनस होने वाली है, तो इतने पे दलाली कितनी गई पहले वो ढूंढ लेते हैं। तो ब्रोकरेज अमाउंट एट द टाइम ऑफ सेलिंग, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस पे 0.1 निकालते हैं, इस पे 0.1 निकालते हैं, फिर दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को एक साथ मिला ले, फिर एक साथ निकाल दे, 0.1 दोनों का माइनस कर दे। नहीं समझा, तो ब्रोकरेज अमाउंट एट द टाइम ऑफ, यहां लिखे थे एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब लिखो एट द टाइम ऑफ सेलिंग, एट द टाइम ऑफ सेलिंग, कॉमा मार के नीचे उतरो, ब्रोकरेज अमाउंट जहां पे भी लिखो, ब्रोकरेज, स्पेलिंग क्या है ब्रोकरेज की, के बाद ई भी आता है, तो सही में दलाली करे, ब्रोकर नहीं, सही बोली, हर बार के बाद ये लगा रहे बाबा, मैं जगह इसलिए तो छोड़ा हूँ, तुम लोगों को पता नहीं है। ब्रोकरेज अमाउंट आफ्टर सेलिंग कितना हो जाएगी भाई, 0.1% है, वापस से दलाली हर जगह 0.1% जा रही है, तो 0.1% यानी 0.1 अपॉन 100 इंटू कितने का सामान बिका उसका, 11,280 का, 1010 कट कर दो। सर अब क्या करेंगे, अभी हवन करेंगे, देखो कैसा मस्त वाला डिवीजन। अपना एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर 1128 का 1 से टेबल पढ़ो तो 1128 ही होता है, जिसमें एक के बाद डेसिमल लगने वाला है, बट नीचे 10 है, मतलब अगर यहाँ से 0 हटाएंगे तो एक के बाद डेसिमल और आगे बढ़ जाएगा, तो ये 1128 में 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा और कुछ नहीं। कितने लोगों को समझ में आया एक ही बार में, सबको समझा कि नहीं? 1010 कट हो चुका था, नीचे 10 बच रहा है, 0.1 का मल्टीप्लाई शो करने का हमें,
तो पॉइंट का मल्टीप्लाई मतलब 1 का ही मल्टीप्लाई है, बस एक के बाद क्या लग जाएगा डेसिमल, तो बन जाएगा 112.8 अपॉन में 10। फिर ये 10 का जीरो भी हटाना है, तो नीचे से जितना जीरो हटाते हो उतना डेसिमल को वहां शिफ्ट कर दे, तो एक जीरो हटाएंगे तो डेसिमल एक कदम और आएगा, तो 0.8 के बाद उठकर 0.2 इधर पे आ जाएगा। समझा? पक्का? तो ये हमारा होगा ब्रोकरेज अमाउंट, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इतना इसको मिला, लेकिन इसमें तो दलाली भी तो जा रही है, तो हम निकालेंगे अमाउंट रिसीव, टोटल अमाउंट रिसीव, टोटल अमाउंट, यहाँ पे टोटल अमाउंट रिसीव था बट ये बिफोर ब्रोकरेज था, दलाली से पहले, अभी आफ्टर दलाली, इसलिए हम यहाँ पे एट द टाइम ऑफ ब्रोकरेज अमाउंट निकाल दिए। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर ब्रोकरेज कितनी हो जाएगी बताओ सर? माइनस कर दो, 11,280 में से माइनस करो 11.28 को, करो माइनस, कर पाओगे? 0.28 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है तो 0 0 मान लो, 10 में से 8 जाएगा बचेगा 2 और 9 में से 7 जाएगा बचेगा 7। क्या होगा भाई, कोई टेंशन है? अरे यहाँ पॉइंट के बाद 2 0 मान लो, तो 0 से 8 जाता नहीं है, 10 में से 8 जाएगा बचेगा 2, बाजू वाला 0, 10 से 9 हो चुका रहेगा, बाजू में गया था ऑलरेडी, 9 में से जाएगा बचेगा 7। और ना सबसे आसान तरीका बताओ, इन दोनों का मिलकर 100 ही बनना चाहिए, 2 डिजिट है ना पॉइंट के बाद, तो इनका एडिशन 100 ही होगा, तभी तो 2 यहाँ पे 0 0 और एक वहाँ जाने वाला है। वालेकुम, चुपचाप बैठ जाओ वहीं पे। अब यहाँ पर आपके पास जो है ना वो ये 0 के बजाय 9 हो चुका है, 9 में से एक जाएगा बचेगा 8, 2 में से एक जाएगा बचेगा 1 और आगे का 1 1 वैसे ही, तो 11, कुछ तो गलत हो गया क्या? हाँ एक गलती कर दिया ना मैंने, ये 9 हो चुका है, 9 में से एक जाएगा बचेगा 8, फिर ये 8 में से एक जाएगा बचेगा 7 और ये 112 वैसे की वैसे तो जाएगा 112, एक मिनट इसको 6 करो, अब सही है क्योंकि देखो आपने कैरी ऑन भेजा ना वहां पर, नहीं समझा तो देखो यहाँ बता देता हूँ, 11280 माइनस करना है 11.28 को, करो माइनस, यहाँ पॉइंट के बाद कुछ नहीं तो 2 0 डाल देंगे, माइनस करने का है सर, 0 उसमें से नहीं आता है तो यहाँ से कैरी ऑन होगा ना, ये 7 बनेगा ये 10, फिर ये 9 बनेगा ये 10, फिर ये 9 बनेगा और ये 10, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 2 गया 7, डेसिमल बची गया वैसी, 9 में से 1 जाएगा 8, 7 में से 1 गया 6 और ये 112 वैसी के वही है 1126.872। ठीक है, इतना अमाउंट उसको मिलेगा, इतना अमाउंट उसका लग गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे? अमाउंट रिसीव्ड इज मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टमेंट। लिखो ये जुमला, मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। अमाउंट रिसीव इज मोर देन, ये सबट्रैक्शन समझ में आया कैसा किया मैंने? पक्का? मतलब इतना तो आना ही चाहिए, 10वीं के बच्चे हो। अमाउंट रिसीव इज मोर देन अमाउंट इन्वेस्टेड, देयरफॉर का सिंबल डालो और नीचे लिखो शी गेट प्रॉफिट, शी गॉट प्रॉफिट, देयरफॉर शी गॉट प्रॉफिट। तो आधा सवाल क्या 90% सवाल तो सॉल्व हो गया। सवाल में यही था कि उसको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, और अगर प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ रहेगा कितने का हुआ वो भी बताना है। तो अब आगे का काम तुमको खुद से करना है। पहला जुमला आप लिख देंगे अमाउंट ऑफ रिसीव इज मोर देन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड, देयरफॉर शी गॉट प्रॉफिट। अब नीचे लिखो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू कैसे निकालोगे? अमाउंट रिसीव माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड। तो 11,268 रुपया 72 पैसा में से माइनस करना आपको 10,210 रुपया 20 पैसा। इतना मिला,
इतना लग गया था, तो वही बात हो गई ना, जितना मिला उसमें से जितना लग गया था निकाल दो, तो कितना बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपने पूरा लाइन क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड। ये एक फॉर्मूले आप खुद से बना लोगे और उसके बाद माइनस करोगे, और आई थिंक माइनस आप लोग को करने आएगा, डेसिमल का माइनस इतना डिफिकल्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा पहले आंसर तो बता दो, माइनस का आंसर आया कितना। डोंट लुक टू बिहाइंड। अब ऐसा लग रहा है कि सब बच्चे आ गए। क्या हो गया, माइनस करने नहीं आ रहा, माई रुक नहीं आ रहा है ना, आया कितना है आंसर बताओ, कितने रुपये का प्रॉफिट हो बताओ, पढ़ के बताओ, क्या पढ़ोगे उसको। कितना आया अयान, प्रॉफिट कितना आया, 1,158 आपका 150 रुपया, हाँ मतलब रुपीस में 100 है और आप तुम्हारा 1000 है। तो बेटा तुम्हारा गलत होने वाला, पूछो क्यों, 10,000 है और ये 11,000 है, तो फर्क 1,000 का तो वैसे ही दिख रहा है, 1,000 का फर्क तो ऐसे ही दिख रहा है। बाकी वो 10,000 के बाद 210 रुपये, 11,000 के बाद 268 है, तो 210 निकाल दो 268 से, तो 58, 1,058 का फायदा है, और पैसे में 72 पैसा 20 पैसा यानी 52 पैसा बचेगा। 1,058 रुपया 52 पैसा। पीछे चेक करो तो आंसर, बुक में पीछे भी तो चेक कर लो, 1058.52 है क्या, सही है, ठीक है, वेरी गुड। मेरे को लगा नींद में है वो, लेकिन कर रहा है, उसको सिर्फ हिंदी मराठी में मार्क्स कम आता है, बाकी कर लेता है वो। मंडे से मैं आप लोग को अपडेट दे चुका हूँ, डेली 2 घंटा मराठी हिंदी चलने वाला है। इंग्लिश का भी आज 11 बजे टीचर आएंगे, उनसे बात करके इंशाल्लाह डन करके लगा दूंगा कल से उनको भी। खर्चा कर रहा हूँ मैं टीचरों पे, मार्क्स चाहिए मुझे तुमसे, नहीं मिला मार्क्स तो दिखना नहीं मेरे को दोबारा कभी अब्दुल्ला पटेल या फिर कहीं भी रास्ते में मत दिखना, बहुत मारूंगा, रास्ते पकड़ के मारूंगा नहीं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, लो जरा क्वेश्चन पहले बैठे बैठे रीड कर दूँ, बाद में खड़े होकर सॉल्व करा दूँ। लास्ट में देखो 8, 9, 10, 11 सब स्टार क्वेश्चन है, हाँ चलेंगे 2 मिनट के बाद ताज़ों के शेयर में अपन। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एंड डिविडेंड डिक्लेयर बाय द 2 कंपनीज इज गिवन बिलो। बोल रहा है कि नीचे 2 कंपनी है जो अपनी मार्केट वैल्यू शेयर की और डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। फेस वैल्यू इज सेम, यानी दोनों कंपनी में शेयर की फेस वैल्यू सेम है, और वो कितनी है, 100 रुपया है। अब यहाँ फेस वैल्यू की जरूरत है क्योंकि डिविडेंड आया ना, डिविडेंड फेस वैल्यू पे लगता है, अपन ने बताए थे, भले से फेस कैसा भी हो लगता उसी पे। ओके आगे दिया हुआ है कि ब्रोकरेज फॉर ईच ट्रेडिंग, एक मिनट सॉरी कहीं और पड़ गया मैं, हाँ इन्वेस्टमेंट इन विच कंपनी इज मोर प्रॉफिटेबल। देखो ऐसा सवाल में ना, इन्वेस्टमेंट इन विच कंपनी इज मोर प्रॉफिटेबल, ज्यादा फायदा किस कंपनी में होगा, ए में या बी में, मतलब फायदा दोनों कंपनी में है, बस ये देखना है कि ज्यादा किस में है। इसमें कहीं लॉस नहीं मिलने वाला है, ऐसे क्वेश्चन में लॉस नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन में प्रॉफिट ही होता है, प्रॉफिट ज्यादा किस में वो देखना है। समझ में आई बात, पक्का सही में 100%। ऐसे दुकान वाले होते हैं ना, एक सामान खरीद के लाए बेचे, दूसरे सामान में लाए खरीद के बेचे, तो देखते किस सामान में ज्यादा इनकम हुई है, तो वो सामान को दुकान में ज्यादा रखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब ये चेक करने के लिए कि प्रॉफिट ज्यादा किस में हुआ, प्रॉफिट ज्यादा किस में हुआ, हमें दोनों कंपनी का प्रॉफिट देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। और डिविडेंड यहां पर आ चुका है, डिविडेंड का मतलब होता है एनुअल प्रॉफिट, मतलब हमें डिविडेंड से अमाउंट बनानी है, कितनी बनती है, जिसकी अमाउंट ज्यादा बन जाएगी कंपनी ए की, उसमें प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। अगर ए की बनी तो ए में प्रॉफिट ज्यादा, बी की हुई तो, समझ में आ रहा है पक्का। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं।
जो जो गिवन है लिख लो फेस वैल्यू फॉर कंपनी ए इज 100, फॉर कंपनी बी इज 100, ठीक है, दोनों के लिए फेस वैल्यू सेम है। या ऐसा बना लो दो बॉक्स, कंपनी ए कंपनी बी, इसमें लिख लो फेस वैल्यू 100, वहां पे फेस वैल्यू 100, यहाँ पे डिविडेंड लिख लो कितना दिया हुआ है, ए के लिए 12% है और वहां पर 16% है, मार्केट वैल्यू यहाँ पर 132 है, वहां पर 144 है, ऐसा लिख लो। ये 12% जो दिया हुआ ना, एक्चुअली में रेट ऑफ रिटर्न डिक्लेयर किया उसने, मालूम है आप लोग को, ये रेट ऑफ रिटर्न है, डिविडेंड अमाउंट जिससे हम बनाएंगे। तो देखो ऐसा कर लो, फॉर कंपनी ए लिख लो, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, फॉर कंपनी ए, पहले ए के लिए निकाल दे प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्योंकि तुम पेज में दो गाला बनाओगे तो ना पेज छोटा पड़ जाएगा। कंपनी ए का पहले कर लो सॉल्व, फिर कंपनी बी का सॉल्व कर लो, देन कंपेयर कर लो कौन सा ज़्यादा है, बता दो उसमें कम प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला है। तो कंपनी ए के लिए फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़। कंपनी ए के लिए मार्केट वैल्यू कितनी है, 132 रुपया, सही बोल रहा हूँ क्या, देखो। और रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12%। नहीं, रेट ऑफ रिटर्न मत लिखो, वहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर करने बोला है ना, तो डिविडेंड ही लिख लो, जो सवाल में वही लिखो, फायदे में रहोगे, मार्क्स जरा भी नहीं कटना चाहिए। डिविडेंड, हाँ रेट ऑफ डिविडेंड है, मारो रेट को गोली, डिविडेंड कितना है, 12% का है, ठीक है। अब इसका मतलब भी समझ, 12% अगर 132 का शेयर होता है, फेस वैल्यू उस टाइम पे 100 की है, तो मुझे अमाउंट कितना मिलेगा, अमाउंट ऑफ डिविडेंड मतलब प्रॉफिट अमाउंट कितना रहेगा, वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 12% यानी 12/100 इंटू 132, इसको सर क्योंकि आपका 132 क्या मार्केट वैल्यू है ना। अब देखो अगर 100 में 12 होता है, 100 में तो 132 में कितना होगा ये निकालना है हमें, निकालो कितना आता है इसका आंसर बताओ मुझे, आसान तरीका बताओ। 132 का मल्टीप्लाई कर दो पहले 12 से, देन 2 के बाद डेसिमल लगा दो सीधा, बारह 2 नहीं 24, 2 कैरी ऑन 36, 2 38, 3 कैरी ऑन 15 अपॉन 00, तो बन जाएगा 15.84, ठीक है। ऐसे कंपनी बी का निकाल लो, कितना परसेंट है वहाँ पर, 16% है ना, तो वहाँ पे आपका ऊपर 16 आ जाएगा और मार्केट वैल्यू उस टाइम पर चेंज हो जाएगी। फॉर कंपनी बी 140। कितना आ जाएगा बोलो, फेस वैल्यू वापस से 100, मार्केट वैल्यू 140 है, ऐसा कैसा नंबर है, कोई बात नहीं। और डिविडेंड कितना परसेंट है, 16%, तो निकालो यहाँ पे भी 16/100 इंटू 144, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौक 64, 4 6 कैरी ऑन 64 और 6 77, 7 कैरी ऑन 16 का 16 और 7 23, 23.04। तो कंपनी भी तो ऐसे दिख रही ज़्यादा है, ये अमाउंट ऑफ डिविडेंड है, या प्रॉफिट अमाउंट। डिविडेंड क्या होता है, एनुअली प्रॉफिट होता है इक्वली जिसमें सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो इसमें प्रॉफिट 15 रुपया 84 पैसे का होएगा, इसमें 23 रुपया 4 पैसे का होएगा, तो कंपनी बी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन कंपनी बी इज़ मोर देन द प्रॉफिट इन कंपनी ए, सो दैट इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी इज़ मोर प्रॉफिटेबल। पीछे भी चेक कर लो जरा क्या आंसर, क्या दिया है, पीछे प्रॉफिट दिया हुआ है क्या, बी में ज़्यादा है क्या, अमाउंट भी दिया हुआ है, कंपनी बी एज रिटर्न एज न्यू। हाँ तो देखो ये वही हो गया ना, रेट ऑफ रिटर्न ही हो गया। शुरू मैंने क्या लिखा था, रेट ऑफ रिटर्न ही लिखा था ना, तो रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअली में परसेंटेज में होता है,
ये अपने परसेंटेज में नहीं लाया, बस मसला ये है, इसलिए मैं इसको, हाँ लेकिन ये रेट नहीं है, ये रिटर्न है सिर्फ। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होगा परसेंटेज, यानी इसको आउट ऑफ 100 कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्यों करेंगे कन्वर्ट, जब इससे भी तो मालूम पड़ा ना इसका रिटर्न ज़्यादा उसका रिटर्न कम है। बाकी पीडीएफ भेजूंगा, उसमें से देख लेना, प्रॉपर जुमला का देखना रहेगा तो ठीक है। सोल्यूशन तो बस यही है। चलो क्वेश्चन नंबर स्टार में चलो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। श्री आदित्य संघावी इन्वेस्टेड 50,118 रुपीस इन शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 when the market value is rupees 50. Rate of brokerage is 0.2% and rate of GST on market value on brokerage is 18%. Then how many share were purchased for the rupees 50,118 rupees? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पता नहीं स्टार में क्यों है। श्री आदित्य जो है, सांघवी जो है, दोनों एक ही जो है, इन्वेस्ट कर रही है 50,118 रुपया। इन्वेस्ट का मतलब इतना रुपीस मार्केट में लगा रही है, लगा दी, और दैट टाइम शेयर ना 50 रुपये का था। कितने का था? 50। तो बेटा एक चीज़ तुम लोगों को बता देता हूँ मैं, जब बंदी इन्वेस्ट कर रही है, शेयर खरीद रही है मतलब, तो उसको दलाली जब भरनी पड़ेगी ना, तो दलाली ऐड हो जाएगी उसके शेयर की कीमत के अंदर। अगर मैं श्री आदित्य सांघवी हूँ और मैं शेयर खरीदने जा रही हूँ मार्केट, उस वक्त शेयर की कीमत है मार्केट वैल्यू 50 रुपया, तो 50 रुपया तो शेयर वाले को दूंगी मैं, लेकिन जिस दलाल ने मुझे शेयर खरीदवाया है उसको भी दलाली देना पड़ेगा ना। तो शेयर मुझे 50 का नहीं पड़ेगा, शेयर मुझे 50 रुपया समथिंग और जो कि दलाली में गया है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो 0.2% ब्रोकरेज है और उसके ऊपर जीएसटी 18%। तो मैं क्या करूंगा, पहले एक शेयर यानी 50 रुपए पे 0.2% दलाली निकाल लूंगा, फिर उतने रुपए पे 18% जीएसटी निकाल लूंगा। तो दोनों का जो अमाउंट आएगा ऐड कर दूंगा 50 रुपए से, मतलब एक शेयर की कीमत मुझे 50 के बजाय 50 प्लस अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो ये हो गई एक शेयर की कीमत। अगर इस एक शेयर की कीमत इतनी रुपीस है तो 50,118 रुपये में कितना आएगा, तो 50,118 डिवाइड बाय एक शेयर की कीमत, तो नंबर ऑफ शेयर मुझे सेम वही फॉर्मूला, सम ऑफ इन्वेस्टेड या टोटल इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, तो मिलेगा नंबर ऑफ शेयर। अरे कुछ क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? जो बच्चे नहीं बैठे थे पहले कभी शेयर वाले चैप्टर में, सिंपल सी चीज़ है एकदम बेसिक बिजनेस वाली, कि अगर मान लो इतना रुपया, अभी ये तो कहीं बैठे नहीं, इसको पता नहीं समझेगा, लेकिन कोशिश कर समझ जाएगा, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। तू अगर लेके आती है 100 रुपया मार्केट में सामान खरीदने के लिए, और एक सामान आता है 5 रुपये का, तो कितना सामान खरीद पाएगी? 100 डिवाइड बाय 5 करेंगे, मतलब 20 सामान खरीद सकते हैं, वैसा वो है ना। मान लो एक कैडबरी है 5 रुपये की, आप 100 रुपये लगेगा, आपका बर्थडे आपको बांटना है बच्चों को, अपने दोस्तों को, तो आप 20 कैडबरी खरीदते हो 100 रुपये में। तो फॉर्मूला कैसे डिसाइड होगा? ऐसे ही होगा, टोटल कितना रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो अपॉन एक की कीमत, तो इससे क्या मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ कैडबरी मिलेगी, जो कि 20 खरीद सकते हो। लेकिन ये तो डायरेक्ट सेल हो गई ना हमारी। बट अगर ऐसा मान लो कि ज़ैनब को मिसबा बता रही है कि मतलब ज़ैनब को ये बता रही है जगह, लोकेशन, कि सुन अगर तेरे को ज़्यादा कैडबरी ख़रीदनी है तो मैं तुझे ऐसी जगह लेके जा सकती हूँ जहाँ पर ये सस्ते में मिलता है, थोड़ा और कम में मिलता है। मतलब मार्केट वैल्यू 4 रुपया मान ले, 5 की नहीं, कितने की आ रही है? 4 की आ रही है। लेकिन मैं तेरे को अगर लेके जाऊँगी ना, तो मैं टोटल अमाउंट पे 10% दलाली लूँगी। मैं आपको वहाँ क्यों लेके जाऊँगी कम में दिलाने के लिए? मेरा आपसे क्या रिश्ता है? मेरे को कुछ प्रॉफिट होगा तो मैं लेके जाऊँगी। तो ये जब अपना ब्रोकर अमाउंट बताएगी ना, तो कैडबरी 4 की इसको ये दिला रही, ठीक है, लेकिन अगर 4 रुपये पे 10 पैसा अगर ये दलाली ले ले, तो उसको कैडबरी 4 की नहीं, उसको 4 रुपये 10 पैसे की पड़ रही है, क्योंकि उसको ब्रोकरेज भी भरना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो अब एक कैडबरी की कीमत ना के 4 रुपया बल्कि 4 रुपया 10 पैसा है। अब अगर मान लो जैसे इसने कैडबरी खरीदी और दलाली भरी,
मैं पहुंच गया गवर्नमेंट, हमारा जीएसटी भरो दलाली पर। अब मान लो 2 पैसा जीएसटी लग गया उसका, तो अब उसकी कैडबरी कीमत 4 रुपया 10 पैसा और 2 पैसा, यानी 4 रुपया 12 पैसा हो गई है। वही इधर है, कैडबरी मतलब शेयर। तो एक शेयर की कीमत कैसे निकालेंगे? उसकी मार्केट वैल्यू प्लस कितना रुपये दलाली में गया यानी ब्रोकरेज अमाउंट, प्लस कितना रुपये टैक्स में गया यानी जीएसटी अमाउंट। इन तीनों को ऐड करना है हमें, और कितना रुपये मार्केट में लेके गई थी उससे डिवाइड करना है। तो कितना कैडबरी यानी कितना शेयर खरीद सकती है वो हमको बताना है। सवाल पूरा क्लियर हुआ? पक्का इजी एकदम, खुद से भी कर सकते हो इसको। बस जुमले कैसे लिखोगे छोटे मोटे से वो टेंशन रहेगा ना, इसीलिए बार बार प्रैक्टिस करने का इसकी। हर बार देखते जाओ कि मैं कैसे क्वेश्चन बना रहा हूँ, कैसे उसके जुमले बना रहा हूँ, वैसे ही लिखो। एग्जाम में मैथ्स में ज़्यादा ग्रामर और ज़्यादा इंग्लिश नहीं चलती है, सोल्यूशन ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लो क्वेश्चन नंबर 8, नहीं ये तो मैं लिख रहा हूँ। मार्केट वैल्यू कितनी बोलो शेयर की? ऑफ अ शेयर, एक शेयर की कीमत 50 रुपये है। क्या उसमें फेस वैल्यू दिया हुआ है? क्या मेरे को उसकी ज़रूरत है? क्या ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बोल रहा सवाल में कुछ चीज़ें ऐसी भी दी होती है ना कि बच्चा उसका इस्तेमाल कर ले, वही चीज़ आपको रॉन्ग करवा देता है। फेस वैल्यू को यूज़ कर लेगा ना इस क्वेश्चन के लिए तो रॉन्ग हो जाएगा। फेस वैल्यू की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, वो सवाल में एकदम अननेसेसरी चीज़ है। समझ में आ रहा है? वो रहता है इसीलिए कि आप कंफ्यूज हो, क्योंकि बच्चों को क्या लगता है सवाल में दिया तो कुछ ना कुछ उसका इस्तेमाल है सोल्यूशन में। एवरी गिवन डेटा कुछ ना कुछ तो काम में रहेगा, हर बार ज़रूरी नहीं है ऐसा कि गिवन डेटा में जितनी भी वैल्यू दी गई सबके सब यूजफुल होए। डिपेंड है कि आपको सवाल में पूछा गया है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर पूछे तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकाला जाएगा? कितना इन्वेस्ट हुआ अपॉन एक शेयर की कीमत। तो फेस वैल्यू की यहाँ पे ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रही? पक्का? अच्छा ये बता दो मुझे, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करी उसने? सम इन्वेस्टेड 50,118, ठीक है। 50,118 रुपया, हाँ इतना ही है ना? अच्छा दलाली कितना परसेंटेज है? हाँ रेट ऑफ ब्रोकरेज के बाद ई, वेरी गुड, 0.2%। जीएसटी ऑन दलाली, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कितना परसेंट है बोलो? 18% है, ठीक है। अब आ जाओ सोल्यूशन की तरफ। ये जो सवाल से मिला था उठा के रख दिए। समझ में आ रहा है तुमको? पक्का? अब निकालेंगे एक एक अमाउंट। पहले दलाली की अमाउंट यानी अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, क्योंकि विदाउट इसको निकाले जीएसटी निकाल नहीं सकते हो। तो लिखो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज ऑफ 1 शेयर, एक शेयर पे कितना होगा वो निकालेंगे। अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज ऑन अ शेयर, एक शेयर के ऊपर कितना परसेंट है? 0.2% है अपॉन 100 इंटू 50। कोई दिक्कत की बात नहीं है। 0 से 0 उड़ा दो, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 और अपॉन में भी 10, बट ऊपर 10 एक के बाद डेसिमल यानी ऊपर 1 बन चुका है। 1/10 मतलब था 0.1, 1/10 मतलब क्या था? पॉइंट। देख लो फिर से बता रहा हूँ, 0 0 कट होगा, नीचे 10 है, ऊपर 5 2 ज़ा 10, लेकिन एक के बाद और अपॉन में 10। तो आसान तरीका मालूम है, 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10। तो ये एक लिख लो, लेकिन एक के बाद डेसिमल, तो एक के बाद डेसिमल कैसे लगेगा? एक ही डिजिट तो यहाँ लगा के 0 डालना पड़ेगा, तो बोलेंगे एक के बाद डेसिमल। बट ये अभी रुपीस में आ गया, अभी किस में आ गया? रुपीस में आ गया। और देखा जाए तो एकदम सही बोला भी उसने। 0.2% का मतलब क्या होता है? 100 में 0.2, तो 50 में कितना? 0.1। 100 में 0.2 तो 100 का आधा 50, तो 2 का आधा आ गया 0.1। समझ में आ रहा है? लॉजिक भी खेल सकते हो इसके अंदर तुम। अब इसके ऊपर निकालो 18%। 0.1 यानी 10 पैसे का 18% निकालना है, यानी वो और कम पैसा होएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? घबराने का नहीं। लिखो जीएसटी अमाउंट ऑफ अ शेयर
एक शेयर का जीएसटी अमाउंट कितना होगा? 18% यानी 18/100 इंटू दलाली कितनी थी एक शेयर की? 0.1। ठीक है सर, अब कैसे करेंगे? कुछ दिक्कत की बात नहीं है, 2 जीरो हटा तो ऊपर 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा और यहाँ 1 के बाद डेसिमल खुद है, तो 18 का 18, 18 का 1 इधर और नीचे 2 जीरो, मतलब ऊपर 2 के बाद डेसिमल, तो 2 के बाद डेसिमल इंटू 1 के बाद डेसिमल, मतलब टोटल 3 के बाद डेसिमल, तो 2 तो पड़े ही है, जीरो डाल के 3 कर दो, डेसिमल लगा लो, इतना रुपीस बन जाएगा जीएसटी। है इजी? अरे समझ में आया कैलकुलेशन सबको? 0.018 कैसे बनेगा? 2 जीरो हटाएंगे, ऊपर 2 के बाद डेसिमल और वहाँ ऑलरेडी 1 के बाद डेसिमल है, तो जब डेसिमल का मल्टीप्लाई डेसिमल से तो डेसिमल काउंट हो जाते हैं, प्लस माइनस में काउंट नहीं होते, मल्टीप्लाई डिवाइड में काउंट हो जाते, डिवाइड में कम होते और मल्टीप्लाई में बढ़ते हैं। तो 2 के बाद इंटू 1 के बाद मतलब टोटल 3 के बाद, तो 18 2 ही डिजिट है, 3 कैसे बनेंगे? आगे 1 जीरो डाल के अब पढ़ोगे 1 2 3 और लगा दोगे बिंदिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जीएसटी अमाउंट। अब एक शेयर की टोटल प्राइस कितनी होगी मालूम है? जीएसटी अमाउंट प्लस अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज प्लस 1 की मार्केट वैल्यू। तो अब टोटल कॉस्ट ऑफ अ शेयर इज इक्वल टू 50 रुपये मार्केट वैल्यू प्लस 0.1 दलाली प्लस 0.018 जीएसटी। तो बेटा ऐड करने का भी तरीका देख लीजिए, 50 तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा, पूछ क्यों? क्योंकि डेसिमल के इधर है और यहाँ डेसिमल के इधर सब जगह पे क्या है? 0 0 है, तो 0 0 इसमें ऐड क्योंकि तो 50 ही रहने वाला है। फिर लगा दो डेसिमल, डेसिमल के बाद क्या आने वाला है? यहाँ पे 0 आने वाला है और यहाँ पे क्या है? और यहाँ पर क्या है? तो 0 + 1 1 ही होने वाला है, तो सीधा 1। अब इसके बाद आगे कुछ भी नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ 18 है तो 18 वैसे लिख दो, सिंपल एडिशन है। अब बच्चों से मत करना, 50 के आगे 2 जीरो डालेंगे, पॉइंट के बाद 2 जीरो, फिर नीचे 0.1, फिर वो 0.018, वैसा मत करो। और अगर नहीं समझ में आता तो करो ऐसा, कोई इसमें गलत बात नहीं है, लेकिन सिंपल सी चीज़ है ना, डेसिमल के बाद 18 ऐड हो रहा है और ये 1 ऐड हो रहा है, लेकिन जब पॉइंट के बाद 1 है तो यहाँ पॉइंट के बाद 0 ही है, तो 1 और 0 मिलके 1 ही होने वाला है, तो यहाँ पर पहला 1 आ जाएगा, फिर इसके कोई नंबर ही नहीं है, मतलब 18 सीधा ऐड होगा तो 18 वैसे की वैसे आएगा। अब ये नंबर देख एग्जैक्टली वही नंबर के बराबर है, बस डेसिमल है बीच में। ऐसे में खास करके नंबर ऐसे मिलते जो उधर हो ताकि इजीली कटे। याद है एक बार वो 100 शेयर है था सेम टू सेम नंबर, जिसमें हम गड़बड़ कर देते एक बार। हाँ, तो अब गड़बड़ नहीं होगी इंशाल्लाह। तो निकालो नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू कितना इन्वेस्ट हुआ था, फॉर्मूला आप लिख लेना पहले, सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ। बेटा ये टोटल कॉस्ट मतलब अभी नया मार्केट वैल्यू आया, तो सीधा मैं लिख रहा हूँ ऊपर 50,118 रुपया और नीचे 50 रुपया 118 पैसा। समझ में आ रही कि नहीं बात मेरी? कट कर रहा है, नीचे 3 के बाद डेसिमल है, अगर डेसिमल 3 के बाद से हटाता हो तो ऊपर 3 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। पता है कि नहीं ये रूल? जैसे नीचे से 0 हटाए तो ऊपर डेसिमल लगा रहे थे, तो डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ाएंगे। तो सीधा पढ़ लो 50,101 दिस, बस 3 के बाद डेसिमल तो आगे 3 0, बेटा 1000 आएगा। 1000 शेयर खरीद सकती है वो श्रीमती देसी अग्रवाल जो भी रहेगी देसी विदेशी वॉटेवर। तो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो वापस से स्टार क्वेश्चन है। ये टाइम भी कितना हुआ वीडियो का? रियल वाला यहाँ पे 39 हुआ है। बंद कर दें, 40 मिनट्स के बाद नया वीडियो बनाएंगे, अपलोड करने